Subscribe to Himanshu Arya tutorial and click on the bell icon to never miss an update. आज की इस वीडियो में हम लोग नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखेंगे और साथ ही साथ इसका फंक्शन देखेंगे। दैट मीन्स कि नेफ्रॉन में जो यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है, किस किस प्रोसेस, वहाँ पे कौन कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व है ना, इन सब चीज़ों को देखेंगे। तो शुरू करते हैं डायग्राम के साथ। देखो मेरे यहाँ पे डायग्राम ऑलरेडी एक नेफ्रॉन का बना रखा है। ये क्या है, तो नेफ्रॉन है। और नेफ्रॉन क्या है, तो ये एक सेल है। और क्या है, तो किडनी में पाए जाने वाले सेल है। मैंने एक पॉइंट लिखाया था पिछले क्लास में कि नंबर ऑफ जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं किडनी में उसी को हम बोलते हैं नेफ्रॉन। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स है ना, क्वाइल्ड, हाईली क्वाइल्ड। तो देख रहे हो इसमें कितने क्वाइलिंग है, यहाँ से देखो शुरू करो कितना ज्यादा क्वाइलिंग है ना। सो इसी को क्या बोल रहे हैं हम, नेफ्रॉन बोल रहे हैं। तो इस डायग्राम के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस डायग्राम का पार्ट्स देखेंगे, ठीक है ना, फिर उसके फंक्शंस को समझेंगे एक एक करके। तो देखो शुरू करते हैं हम यहाँ से, ध्यान से देखना यहाँ पे। तो ये जो पार्ट दिख रहा है रेड कलर का ट्यूब, जिससे जा रहा है, क्या जा रहा है, तो ब्लड ही जा रहा होगा ऑब्वियसली, क्लियर है ना। तो ये देखो रेड वाला जो पार्ट है, तो ये ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए कि जहां भी रेड कलर दिखाते हैं वो कहीं ना कहीं आर्टरी को डिनोट करता है। तो ये क्या है ना, ये है तुम्हारा रीनल आर्टरी। ये क्या है, तो रीनल आर्टरी। ये क्या है, तो रीनल आर्टरी है। आ रहा समझ में, इसे ऐसे नहीं दिखाते हैं, ये इस तरीके से समझ लो। ये क्या है, तो रीनल आर्टरी है। लेकिन इसी में अगर मैं थोड़ा सा अलग इसका नाम देखूं, आगे जाके आप पढ़ोगे कि ये जो जो पार्ट ब्लड लेके आता है ना, इसे हम, यानी जो पार्ट इस ग्लोमेरुलर को, यहाँ पे एक्चुअली ग्लोमेरुलस होगा, बोमेंस कैप्सूल होगा, अभी थोड़ी देर में बता रहा हूँ। इसे जो ब्लड देता है ना, सो इसे हम बोलते हैं एफरेंट। और जो फिर ले जाके पूरे नेफ्रॉन के और दूसरे पार्ट्स तक ब्लड पहुंचाता है, इसे हम बोलते हैं इफरेंट। तो ये एफरेंट आर्टेरियोल्स हो जाता है, एफरेंट आर्टेरियोल्स बोलते हैं हम इसको। तो ये क्या हो जाएगा, इफरेंट आर्टेरियोल्स। इतना समझ में आया आपको। ये देखो अभी इसके बाद देखना, ये जो पार्ट दिख रहा है इस तरीके से धसा हुआ पार्ट, ये जो ऐसे गड्ढा सा पार्ट दिख रहा है, ठीक है ना, ग्रीन कलर, ठीक है, इसे हम बोलते हैं बोमेंस कैप्सूल। ये हो गया हमारा बोमेंस कैप्सूल, क्लियर है ना। अब इसके बाद समझोगे, ये बोमेंस कैप्सूल हो गया हमारा। अब इसके बाद देखोगे क्या, यहाँ देखना क्या हो रहा है, ब्लड जो आ रहा है आर्टरी से, इसके अंदर फिर हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है। यहाँ मैंने थोड़ा सा ही दिखाया है, आप इसे और थोड़ा सा इमेजिन करो, ये क्या होगा, तो हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है यहाँ ना। आप इसे और भी थोड़ा सा इस तरीके से समझ लो, यहाँ हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, क्लियर है ना। अब इस कॉइल्ड स्ट्रक्चर जो होते हैं ना, इसे हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ध्यान से देखना, इस कॉइल्ड स्ट्रक्चर को मैं, चलो यहाँ लिख देता हूँ, इसे दिख रहा है ना आपको, चलो दिख जाएगा, ग्लोमेरुलस। आ रहा समझ में। तो ये क्या हो गया, ग्लोमेरुलस हो गया। आ रहा समझ में। अब देखो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखना, ये डक्ट पूरा क्वाइल्ड होके इधर की ओर आया, फिर देखो ऐसे आया, फिर ऐसे। देखो मैंने पाथ भी दिखाया, अगर आपको एरो दिख रहा होगा ना, तो ये देखो एरो, एरो देखो इधर से जा रहा है, इधर देखो आया, ये देखो नीचे गया, ये देखो ऊपर आया, और इधर से क्वाइल्ड होते हुए ये फाइनली इधर आ गया। इधर का जो ट्यूब दिख रहा है ना, ये ब्रांच जैसा, पेड़ जैसा दिख रहा होगा नहीं, तो ये इसमें आप ये समझ लो, जैसे यहाँ पे एक तो ये कनेक्टेड है, ये दूसरा कनेक्टेड नहीं है, तो इसमें ना किसी दूसरे नेफ्रॉन का यहाँ पे कनेक्टेड होगा, दूसरे नेफ्रॉन का जो लास्ट पार्ट होगा ना, वो इसमें कनेक्टेड होगा, इसमें किसी तीसरे नेफ्रॉन का, इसमें किसी चौथे नेफ्रॉन का। आ रहा समझ में। तो इस तरीके से ये कनेक्टेड होते हैं। तो इस पार्ट को हम बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। इस पार्ट को क्या बोलते हैं, कलेक्टिंग डक्ट बोलते हैं। तो फाइनली क्या होता है ना, कि जो भी यूरिन फिल्टर होते हैं ना, वो फाइनली कलेक्टिंग डक्ट में आके कलेक्ट हो जाता है। अब देखो हो क्या रहा है उसे भी बताऊंगा, अभी पहले पार्ट्स देख लेते हैं, और भी यहाँ पे पार्ट्स हैं, उसे समझना। ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ना इस तरीके से पार्ट, यानी ऐसे नीचे आया और ऐसे ऊपर चला गया, इसे हम बोलते हैं हेनलेज लूप। क्लियर है ना, क्या बोल रहे हैं हम इसे, हेनलेज लूप। यानी ये जो पार्ट है, ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे लिखता हूं, ये जो पार्ट है, ठीक है ना, इसे क्या बोल रहे हैं, तो हम इसे बोल रहे हैं हेनलेज लूप। अब देखो इसी में समझोगे, इसी हेनलेज लूप में देखो, इसी हेनलेज लूप में एक पार्ट क्या हो रहा है,
नीचे की ओर आ रहा है, ये मैंने ग्रीन वाले के लिए लिखा है, ये जो ग्रीन वाला पार्ट नीचे आ रहा है देन ऊपर जा रहा है, ठीक है ना, मैंने उसके लिए लिखा है, क्लियर है। तो देखोगे यहाँ पे, तो ये वाला जो पार्ट नीचे जा रहा है दिस इज कॉल्ड डिसेंडिंग, ये जो नीचे जा रहा है ना, तो यहां लिखता हूं मैं, इसे बोलते हैं डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, क्लियर है। और देखो ये वाला जो पार्ट ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जाने वाले पार्ट को बोल देंगे हम असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, दिख रहा है आपको। चलो, तो ये जो नीचे आ रहा है पार्ट ना, उसे बोल रहे हैं डिसेंडिंग लूप, और जो ऊपर जा रहा है उसे बोल रहे हैं असेंडिंग लूप, और दोनों को एक साथ हम क्या बोल रहे हैं, तो लूप ऑफ यानी हेनलेस लूप बोल रहे हैं या लूप ऑफ हेनले बोल रहे हैं, ठीक है। अब देखो उसमें भी समझना कि जो नीचे आ रहा है, तो यहाँ देखो, यहाँ जो पार्ट है, यहाँ देखो थोड़ा सा ब्रॉड है, और यहाँ पे देखो फिर से पतला हो गया है, फिर ऊपर जाते समय देखो पतला है, और यहाँ पे फिर से देखो ब्रॉड हो गया है। तो ये वाला मतलब थिक पार्ट और थिन पार्ट हो जाएगा उसका लूप ऑफ हेनले का। यहीं पे समझो जो पार्ट यहाँ इस लूप ऑफ हेनले से कनेक्ट कर रहा है, ये यहाँ से जो ट्यूब आ रहा है ना, और ये लूप ऑफ हेनले को कनेक्ट कर रहा है, तो यहाँ थोड़ा सा एक स्वेलन पार्ट होता है, मुड़ा सा पार्ट होता है, इसे हम बोलते हैं पीसीटी। इसे क्या बोलते हैं, पीसीटी। पीसीटी स्टैंड्स फॉर, मैं यहाँ लिख देता हूँ पीसीटी का फुल फॉर्म, पीसीटी स्टैंड्स फॉर प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, क्लियर है ना। तो ये पीसीटी का फुल फॉर्म मैंने यहाँ लिख दिया, पीसीटी मैंने यहाँ लिख दिया है, तो पीसीटी मतलब प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। और देखो जब लूप ऑफ हेनले यहाँ मतलब असेंडिंग लूप ऑफ हेनले जब खत्म हुआ, तो यहाँ पे देखो फिर से एक पार्ट इस तरीके से मुड़ा हुआ सा होगा, सो दिस इज कॉल्ड डीसीटी, दिस इज कॉल्ड डीसीटी। ये डीसीटी हो गया, ये पीसीटी हो गया। अब डीसीटी भी मैं यहाँ लिख देता हूँ क्या होता है, तो डीसीटी स्टैंड्स फॉर डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, क्लियर है ना। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। ध्यान से देख लो एक बार फिर से, पार्ट समझेंगे। रीनल आर्टरी, देखो रीनल मतलब किडनी, किडनी को ब्लड देने वाला आर्टरी रीनल आर्टरी, अरे समझ में। अच्छा एक पार्ट देखो छूट गया था यहाँ पे, और ये जो लास्ट पार्ट है दिस इज व्हाट, तो दिस इज रीनल वेन। ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा पहले ही, क्लियर है ना, मैंने जिस समय बताया था। तो ये रीनल आर्टरी हो गया, उसमें भी एफरेंट पार्ट ये हो गया, ये इफरेंट पार्ट हो गया। ये जो ऐसे जो मतलब गड्ढा सा पार्ट बना हुआ है दिस इज व्हाट, बोमेन्स कैप्सूल। इसके अंदर जो हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है दिस इज व्हाट, ग्लोमेरुलस, लिखा मैंने, हाँ यहाँ है ग्लोमेरुलस। देन देखो यहाँ नीचे आया, यहाँ पे थोड़ा सा कॉइल्ड पार्ट पीसीटी, इधर का पार्ट डीसीटी। पीसीटी के नीचे आता है डिसेंडिंग, डिसेंडिंग मतलब नीचे की ओर जाना, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। देन ऊपर की ओर जा रहा है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, इन दोनों को साथ में बोल रहे हैं हेनलेस लूप। फाइनली ये कहाँ चला जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट में, क्लियर हुआ इतना। अब यहीं पे देखो कुछ और समझ लेना थोड़ा सा, ठीक है, इसे ना नोट कर लोगे, इस फिगर को, इस डायग्राम को जरूर बना लोगे, ठीक है, एग्जाम में भी कभी कभी पूछ देता है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेस मैं समझा रहा हूँ, फिर आगे का मैं पूरा यहाँ पे मैकेनिज्म समझाऊंगा। आज हमें यही पढ़ना ही है, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन हो गया यहाँ पे। अब हम क्या पढ़ेंगे, तो थोड़ा सा पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, क्लियर है ना। तो इन दोनों को आज के ही टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो देखना इसके बाद समझोगे, जो मेन चीज है ना समझना है यहाँ पे, देखो होगा क्या। ये आर्टरी ब्लड लेके आ रहा है, अब इस ब्लड में है क्या, तो इस ब्लड में देखो एक तो ऑक्सीजनेटेड है, उसको यहाँ छोड़ दो अभी, क्योंकि हम रेस्पिरेशन नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ क्या रहे, एक्सक्रीशन। तो इस ब्लड में बहुत सारे यूजफुल सब्सटेंस होंगे और बहुत सारे हार्मफुल सब्सटेंस भी होंगे जो टिश्यू ने बनाया होगा, क्लियर है ना। अरे समझ में, जो कहीं ना कहीं मेटाबॉलिज्म का प्रोडक्ट होगा, हार्मफुल केमिकल्स, और वो भी यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, जैसे नाइट्रोजीनियस वेस्टेज वगैरह है ना, जैसे लीवर से आता है ना तुम्हारा यूरिया, तो वो भी प्रेजेंट होगा इस ब्लड में। इस ब्लड में ग्लूकोज भी प्रेजेंट हो सकता है, हो सकता क्या है, होगा ही एक्चुअली। इस ब्लड में और भी जितने चीज प्रेजेंट होते हैं वो सब कुछ होगा, लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है समझना। यहाँ जैसे इस ग्लोमेरुलस में आता है, तो इस ग्लोमेरुलस में क्या होता है ना, यहाँ पे होता है फिल्ट्रेशन, यहाँ पे चलता है फिल्ट्रेशन, जिसको हम बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, क्लियर है ना, या फिर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। देखो नाम से समझो, ग्लोमेरुलस है ना, तो इसीलिए ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। तो यहाँ इस जगह पे होगा
ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। अभी सुन लो, फिर मैं लिखूंगा वहां पे फिर से एक बार बता दूंगा ताकि आपको बिल्कुल एक एक चीज क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो रहा है। इससे होता क्या है, तो इससे ना ब्लड के लगभग मतलब 95% जो पार्ट होते हैं, सिर्फ प्लाज्मा को छोड़ दो तुम, तो लगभग पार्ट ना क्या होते हैं ना कि अंदर आ जाते हैं। लगभग पार्ट क्या हो जाते हैं, प्लाज्मा आरबीसी वगैरह को, एक्चुअली आरबीसी को छोड़ो है ना, प्लाज्मा तो आएगा ही। तो यहाँ पे देखो यहाँ क्या होगा, इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के पास क्या होगा कि ब्लड के मोस्टली पार्ट फिल्टर होके आ जाएगा इस ट्यूब में। कहाँ आ जाएगा, इस ट्यूब में आ जाएगा। देखो यहाँ फिल्टर हो रहा है ना जहां तहां, तो फिल्टर होके इधर आ गया। अब देखो इसे ग्रीन कलर से मैंने इसलिए दिखाया है क्योंकि अब ये ब्लड नहीं है हमारे लिए, अब ये क्या है, एक्चुअली ब्लड का पार्ट ही है, लेकिन इसमें मेनली क्या है, तो यूजफुल और हार्मफुल सब्सटेंस सब कुछ मिले हुए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसलिए ग्रीन कलर दिखा दिया। अब देखो ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, तो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है तो यहीं पे एक चीज और समझोगे, ये भी आगे बढ़ रहा है और इसके साथ साथ ना तुम्हारी ये जो आर्टरी है ना, वो आर्टरी भी कहीं ना कहीं बढ़ रहा है इन द फॉर्म ऑफ कैपिलरीज एक्चुअली, क्योंकि आर्टरी देखो इधर आके ब्रांचिंग बना लिया है ना, तो ये ब्रांचिंग बना के कैपिलरीज के फॉर्म में पूरे नेफ्रॉन में दौड़ गया, नेटवर्क फैल गया। यहाँ मैंने थोड़ा सा ही नेटवर्क दिखाया, इनफैक्ट और भी ज्यादा नेटवर्क होता है, क्लियर है ना। तो यहाँ पे समझोगे, तो यहाँ एक नेटवर्क फैल गया कैपिलरीज का। अब देखो जहां भी ये नेफ्रॉन का पार्ट जा रहा है उधर कैपिलरीज भी है पास में, तो क्या होगा, इस ट्यूब से यूजफुल सब्सटेंस जो ब्लड में आया है ना, देखो हार्मफुल सब्सटेंस धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा, लेकिन यूजफुल सब्सटेंस को ना वापस से डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के थ्रू, मेनली डिफ्यूजन के थ्रू वापस से कैपिलरीज में वापस कर दिया जाएगा। आ रहा समझ में। जैसे याद करो आप, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या हो रहा था, लार्ज इंटेस्टाइन में जो वाटर जो भी था वो वाटर का एब्जॉर्प्शन हो रहा था, एब्जॉर्ब होके वापस बॉडी में चला गया था, याद करो। यहाँ भी सेम चीज, ब्लड में ना सारी चीज आ गए हैं, यूजफुल सब्सटेंस भी है बहुत सारे, तो वो क्या हो रहा है, वो फिल्टर होके मतलब यूं को एब्जॉर्ब होके वापस से बॉडी में जा रहा है, क्योंकि उसकी जरूरत बॉडी को है। देखो अगर मान लो यहाँ ग्लूकोज आया है, तो क्या उस ग्लूकोज को मैं यहाँ निकाल दूं यूरिन के साथ, कोई फायदा होगा क्या? उस ग्लूकोज को अगर बॉडी में रख ले तो कहीं ना कहीं एनर्जी बना लेगा, लेकिन अगर बाहर निकल जाएगा तो कोई फायदा है क्या? कोई फायदा नहीं है। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए क्या हो रहा है, यूजफुल सब्सटेंस का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, रीएब्जॉर्प्शन इसे बोलते हैं हम, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन बोलते हैं एक्चुअली, तो उसे समझेंगे हम। अब फाइनली क्या होगा, धीरे धीरे सारे यूजफुल सब्सटेंस ना वापस बॉडी में चले जाएंगे, और फाइनली जो हार्मफुल सब्सटेंस बचेगा वो धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा और इस कलेक्टिंग डक्ट में आके जमा हो जाएगा। और फिर ये कलेक्टिंग डक्ट ही, देखो अभी ना हम किडनी के अंदर हैं, याद करो कल वाला डायग्राम, इस तरीके से जो मैंने किडनी बनाया था, तो यहां से एक यूरेटर निकाले थे ना, दिस इज द यूरेटर, ये क्या है, यूरेटर। तो यूरेटर में अभी हम आए नहीं है, अभी किडनी के अंदर ही है, ये पूरा फिगर डायग्राम किडनी के अंदर के नेफ्रॉन का है, सेल का है। अब फाइनली क्या होगा, उस कलेक्टिंग डक्ट से यूरिन कलेक्ट होके, ढेर सारे कलेक्टिंग डक्ट भी होंगे वहां पे, तो फाइनली इस यूरेटर में आएगा कौन, यूरिन, जिसमें मेनली क्या होगा, तो बेस्ट प्रोडक्ट होगा, क्योंकि यूजफुल प्रोडक्ट को तो हमारे बॉडी के मतलब यहाँ पे कैपिलरीज जो भी प्रेजेंट थे, यानी हमारे बॉडी ने ही ऑलरेडी उसे वापस बुला लिया, बोला सुनो तुम इधर, तुम यूजफुल सब्सटेंस हो, तुम बाहर मत जाओ मुझे छोड़ के, है ना, तुम अगर चले जाओगे तो मैं एनर्जी कैसे बनाऊंगा, मैं और भी दूसरे चीजों को कैसे बनाऊंगा। तो उसे क्या किया, उसने एब्जॉर्ब कर लिया, वापस बुला लिया अपने पास, तो बॉडी में ही रह गया, क्लियर है। तो और बात जो हार्मफुल सब्सटेंस है उसे जाने दिया, आ रहा समझ में। यानी इधर के जो मेम्ब्रेन है ना वो सिलेक्टिवली परमेबल होंगे, लेकिन यहाँ पे भी थोड़ा सा और समझोगे, जब हायर क्लासेस में जाओगे तो इस नेफ्रॉन का जो अलग अलग पार्ट होता है ना इसके टिब्यूल का, तो हर पार्ट ना अलग अलग सब्सटेंस के लिए परमेबल और इम्परमेबल ऐसे करके होता है। तो कहीं पे वाटर ऐड हो जाता है, कहीं वाटर रिमूव हो जाता है, कहीं ग्लूकोज का रिमूवल हो जाता है, कहीं HNO3 का रिमूवल हो जाता है। तो ऐसे ऐसे करते हुए हर चीज जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो वापस बॉडी में चला जाता है, और जो हार्मफुल होता है वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए इस कलेक्टिंग डक्ट में जमा होता है, और फाइनली यूरेटर के थ्रू इधर आके, और आगे का मैंने बता रखा है, यूरिनरी ब्लैडर भरेगा, वहां एक प्रेशर जनरेट होगा, और जब वो प्रेशर जनरेट होगा देन वी फील टू यूरिनेट, वहां पे फिर यूरिनेशन करेंगे यानी मिक्सचुरेशन करेंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। तो अब हम इसी को देखेंगे, मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूरिन को। वहां पे मैं सारा चीज लिखवा भी दूंगा आपको, आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। मैं बस इसे थोड़ा सा इरेज कर रहा हूं,
ये आपने लिख लिया था ना। चलो मैं इसे भी इरेज कर रहा हूँ, इधर मैं लिखूंगा और बाकी डायग्राम यहीं पे बना रहेगा, क्योंकि बीच में जब मैं लिखाऊंगा तो इस डायग्राम से ही मैं समझाते चलूंगा, ठीक है। तो देखना यहाँ पे हम देखने जा रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। तो यहाँ हेडिंग डाल दोगे साथ ही साथ। तो देखो यूरिन कैसे फॉर्म करता है उसके पूरे मैकेनिज्म को पढ़ने वाले हैं। तो इस पूरे मैकेनिज्म में ना 3 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, यानी सिंपल से लिखेंगे इसके आगे, इट इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। देखो सबसे पहला जो स्टेप है वो है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। इसी को मैंने क्या बोला था, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ये कहाँ चलेगा, इस वोमेन्स कैप्सूल के पास चलेगा, क्लियर है ना। आगे देखना, यानी उस ग्लोमेरुलस में चलेगा, आ रहा समझ में। चलो नेक्स्ट पॉइंट जो है ये है तुम्हारा सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। देखो रीएब्जॉर्प्शन, वापस बॉडी बुला रहा है उसको, बॉडी से जो आ गया है ना, यानी जो इंपॉर्टेंट सब्सटेंस बॉडी से इधर आ गया, उसको बॉडी ने बोला नहीं 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 तुम्हें जाना नहीं है, तुम वापस आ जाओ। रीएब्जॉर्प्शन, और वो भी सिलेक्ट करके, किसे किसे वापस आना है वो खुद सेलेक्ट करेगा। आ रहा है समझ में, सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन आपने पढ़ा है तो समझ में आ रहा होगा। तो सेलेक्टेड सब्सटेंस को वापस बॉडी बुला लेता है, क्लियर है ना। इनफैक्ट मोस्टली सब्सटेंस ना उसमें यूजफुल ही होते हैं, बहुत कम ही हार्मफुल होते हैं। 95% ना वापस से रीएब्जॉर्ब हो जाता है, अगर मैं सिंपल सा बोलूँ तो, ठीक है ना, जो कि बहुत ज्यादा है। तो ये समझ गए आप, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। देन लास्ट पॉइंट होता है, और ये होता है ट्यूबुलर सिक्रीशन। ट्यूबुलर सिक्रीशन देखो मैंने आपको नहीं बताया था, ट्यूबुलर सिक्रीशन एक्चुअली तुम्हारे इधर डीसीटी और ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले के साइड चलता है। इधर क्या होता है ना कि कुछ कुछ जो हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं ना वो वापस डायरेक्टली इसमें ऐड होते हैं, क्लियर है ना। जो यहाँ से नहीं हो सका वो वापस यहाँ से फिर भी थोड़ा बहुत ऐड होता है, और फाइनली यहाँ पे यूरिन का फॉर्मेशन होता है। तो इन सब चीजों को एक एक करके देखेंगे, यहाँ आपने लिख लिया होगा इतना, ठीक है। इसके बाद क्या करोगे आप, तो सबसे पहला हेडिंग डालोगे, ठीक है ना। और सबसे पहला हेडिंग है हमारा क्या, तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन यानी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो अभी हम पहला देखेंगे, पहला स्टेप देखेंगे। पहला स्टेप क्या है हमारा, तो पहला स्टेप है हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ध्यान से देखोगे तो क्या है, ये सबसे पहला स्टेप है, इट इज द फर्स्ट स्टेप इन फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। यूरिन के फॉर्मेशन में ये क्या है, तो सबसे पहला स्टेप है। आगे लिखोगे नेक्स्ट पॉइंट, इट इज ए प्रोसेस ऑफ body fluids which is carried by ग्लोमेरुलस। जो क्या है, ग्लोमेरुलस के जो ग्लोमेरुलस कैरी करेगा, और यहाँ पे आएगा कहाँ से, तो इस रीनल आर्टरी से ही आएगा, क्लियर है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, उसका फिल्ट्रेशन हो जाएगा बॉडी फ्लूइड्स का। आगे देखोगे नेक्स्ट पॉइंट, देखो समझोगे यहाँ पे मैंने लिखा है क्या हो रहा है, तो ऑलमोस्ट ऑल द सब्सटेंसेस फ्रॉम ब्लड, ब्लड में जितने भी सब्सटेंस है ना लगभग सभी के सभी क्या हो जाते हैं, तो यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है ना, एक्सेप्ट कुछ सब्सटेंस को छोड़ के, जैसे कि कुछ अगर बड़े बड़े पार्टिकल्स है, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं प्रोटीन के, तो उन मॉलिक्यूल्स को छोड़ के अगर देखा जाए तो लगभग सारे सब्सटेंस का क्या हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे मतलब फिल्ट्रेशन हो जाता है, ठीक है। अब फाइनली क्या होगा, फिल्ट्रेशन हो गया, यानी
ब्लड में से यूजफुल हार्मफुल सारे सब्सटेंस क्या हो गए हैं, तो इस तुम्हारे ये जो ग्रीन पार्ट दिख रहा है ना, यानी नेफ्रॉन के ट्यूब्यूल्स में आ चुके हैं। अब क्या करना है हमें, तो इंपॉर्टेंट सब्सटेंस को बोलना है तुम इधर मत रहो, वापस चले जाओ बॉडी में, क्योंकि तुम्हारी डिमांड है उधर, तो उसे वापस भेजेंगे। तो अब यहाँ पे आएगा हमारा दूसरा प्रोसेस, ठीक है ना। तो देखना अब हमारा दूसरा प्रोसेस आएगा, और इसका नाम क्या था याद करो, तो इसका नाम था हमारा सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है ना। तो इसे मैं लिखता हूँ सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। इसमें क्या हो रहा है, सिलेक्टेड सब्सटेंस वापस बॉडी में जा रहा है। तो सिंपल सा इसमें एक लाइन लिख लोगे, तो देखना यहाँ सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन में क्या है हो रहा है, तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, देखो यहाँ एक नया वर्ड आ गया है, इसे समझेंगे पहले। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कुछ नहीं है, यहाँ देखो ग्लोमेरुलस था, ग्लोमेरुलस के पास अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हुआ, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से जो कुछ भी इधर आया ना, देखो ऐसे है, ऐसे समझो, ये मान लो एक मेम्ब्रेन है, ठीक है, इधर बहुत कुछ सब्सटेंस है, इधर से फिल्टर होके इधर आ गया, इधर आ गया ना, तो इधर जो भी सब्सटेंस आया ना, उसी को बोलेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। आ रहा समझ में, यानी जो भी छन के आया, देखो यहाँ फिल्टर होके आ रहा है ना, यहाँ फिल्टर लगा हुआ है, ठीक है ना, केंट लगा हुआ है यहाँ पे, तो फिल्टर होके जो भी आया उसी को हम क्या बोल रहे हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। तो इस यानी ये जो ग्रीन पार्ट दिख रहा है ना, फ्लूइड, दिस इज द फ्लूइड, जिसे मैंने ग्रीन कलर से दिखाया है, वो कुछ नहीं है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट ही है। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में बहुत सारे यूजफुल सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, जैसे ग्लूकोज हो गया, वाटर हो गया, सॉल्ट हो गया, मिनरल्स हो गए बहुत सारे, ठीक है ना, ये सब प्रेजेंट होते हैं। तो इन सबको क्या किया जा रहा है, वापस से these substances are reabsorbed by the रीनल टिब्यूल्स। रीनल टिब्यूल्स इसी को बोल रहे हैं, ये जो टिब्यूल्स है ना पूरा, इसी को रीनल टिब्यूल्स बोल रहे हैं। आ रहा समझ में, नेफ्रॉन का जो टिब्यूल्स है रीनल टिब्यूल्स, एट डिफरेंट लोकेशंस, अलग अलग लोकेशन पे, देखो मैंने अभी बताया ना, अलग 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 इसका जो पोजीशन होता है वो अलग अलग सब्सटेंस के लिए क्या होता है, परमेबल इम्परमेबल ऐसे करके केसेस चलते हैं यहाँ पे। तो क्या होगा कि ये अलग अलग लेवल पे अलग अलग लोकेशन पे डिफरेंट सब्सटेंस का रीएब्जॉर्प्शन करेगा, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन करेगा, और फाइनली क्या होगा कि जो इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है वो वापस से कहाँ चले जाएंगे, बॉडी में चले जाएंगे। इतना समझ में आया। इसके बाद देखेंगे हम तीसरा स्टेप, तो यूरिन फॉर्मेशन का। अब चलते हैं तीसरा और लास्ट स्टेप, और तीसरा स्टेप क्या है हमारा, तो तीसरा स्टेप है हमारा ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो ट्यूबुलर सिक्रीशन में देखो, मैं यहाँ लिख देता हूँ पहले डिफिनेशंस इसके। तो देखोगे ट्यूबुलर सिक्रीशन में क्या हो रहा है, ये एक फेनोमेना है जिसमें क्या हो रहा है, तो दिस इज द फेनोमेना ऑफ सिक्रीशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। मेटाबॉलिक वेस्ट यहाँ भी सिक्रीट होंगे, कहाँ से, तो ट्यूबुलर सेल्स से। तो ये जो ट्यूब्यूल्स जो है ना, खास करके इधर डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट के पास जितने भी जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं आसपास वाले, वो क्या करता है, तो मेटाबॉलिक वेस्ट को डायरेक्ट सिक्रीट करता है यहीं पे। क्लियर है, आ रहा समझ में। इट टेक्स प्लेस मेनली एट डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट। मेनली कहाँ हो रहा है, तो डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट के पास हो रहा है। ट्यूबुलर सिक्रीशन भी इंपॉर्टेंट होता है मतलब हमारे बॉडी के लिए, यानी यूरिन फॉर्मेशन के टाइम, क्योंकि ये करता क्या है, तो ये आयन, वाटर आयन बैलेंस, एसिड बेस बैलेंस, इसे बना के रखता है हमारे बॉडी में। और ये सब बैलेंस बनाए रखना ना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर बैलेंस अगर मेंटेन नहीं किया गया तो यहाँ पे फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, बहुत सारे एबनॉर्मलिटीज हो सकते हैं। क्लियर है, तो इतना शायद समझ में आ गया होगा आपको, तो इसे जल्दी से नोट कर लोगे आप। तो देखोगे यहाँ पे लगभग हमारा यूरिन फॉर्मेशन का मैकेनिज्म खत्म हो गया है। यहाँ पे अब कुछ कुछ पॉइंट्स बचे हैं, जैसे कंपोजिशन ऑफ यूरिन वगैरह, तो वो सब देख लेते हैं, ठीक है। देखोगे अभी हमने देखा था ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, तो जो फिल्ट्रेट फॉर्म होता है ना हर दिन का, उसका देखो एक थोड़ा सा डाटा एनालिसिस करके यहाँ बताता हूँ, कि ध्यान से समझोगे, मैं ब्लैक से लिख रहा हूँ इसे, कि जो फिल्ट्रेट होता है फॉर्म्ड इन अ डे, तो ये ना, ये लगभग
180 लीटर के बराबर होता है। दैट मीन्स देखो, अब 180 लीटर ये मत सोचना कि कहाँ से आ रहा है, क्योंकि एक ही ब्लड तो बार बार वहां पे आ रहा है ना, और फिर वापस जा रहा है, फिर से आ रहा है। तो जो फिल्ट्रेट फॉर्म हो रहा है, जो जो मतलब उस, यहाँ देखो, जो मैंने यहाँ बनाया था इस तरीके से, ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस के अंदर जो जा रहा है, ठीक है ना, वुमेन्स कैप्सूल के अंदर ये जो ट्यूब में जा रहा था, ये जो फिल्ट्रेट है लगभग 180 लीटर फॉर्म करता है ऑन एवरेज डेली। एक एडल्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और इसी का अगर कंपैरिजन करते हैं यूरिन से, ठीक है, और देखो जो यूरिन फॉर्म करता है, यानी यूरिन फॉर्म्ड इन अ डे, तो ये लगभग है 1.5 लीटर, यानी एक दिन में लगभग 1.5 लीटर यूरिन निकालते हैं। नॉर्मल एडल्ट की बात कर रहा हूँ फिर से, ठीक है ना, 1.5 लीटर। तो अगर देखा जाए ना, अगर इसका परसेंटेज निकालोगे आप, तो ये लगभग 99% पार्ट क्या हो रहा है, इज बीइंग रीएब्सॉर्ब। मैंने पीछे शायद 95 बोला था, नहीं सॉरी, यहाँ लगभग 99% पार्ट क्या होते हैं, वापस से रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। और इसीलिए तो देखो, रीअब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो सोच रहे हो सारा का सारा बॉडी से बाहर ही निकल जाएगा, आ रहा समझ में। और बॉडी से बाहर निकल जाएगा तो क्या वो हमारे लिए सही है? बिल्कुल नहीं सही है। देखो ना, इसमें बहुत सारे यूजफुल सब्सटेंस है, देखो कितना यूजफुल सब्सटेंस है, 99% यूजफुल सब्सटेंस है। और अगर ये 99% बाहर चला जाए बॉडी के साथ, क्लियर है ना, बॉडी के बाहर चला जाए, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है फिर। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है। और साथ साथ ट्यूबुलर सिक्रीशन में देखो, मैंने अभी अभी बताया, वहां पे भी कुछ कुछ वेस्ट ऐड होते हैं फाइनली, लास्टली कुछ कुछ वेस्ट लास्ट में डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट में भी ऐड होते हैं। प्लस वहां पे पता है कुछ आयंस भी ऐड होते हैं, जैसे हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन, ये सब भी ऐड होते हैं। तभी तो वो आयंस के भी बैलेंस को बनाता है, ठीक है, वाटर आयंस के बैलेंस को, एसिड बेस के बैलेंस को, वहाँ NH3 वगैरह निकलता है, अमोनिया वगैरह भी, क्लियर है ना। तो वो फाइनली यूरिन को फाइनली कंसंट्रेटेड बनाता है, और एक कंसंट्रेटेड फॉर्म में यूरिन बाहर निकाल दिया जाता है, क्लियर है, इतना समझ में आया, ठीक है ना। इसके बाद देखेंगे, इसके बाद देखो एक टॉपिक रह गया हमारा, केमिकल कंपोजिशन ऑफ ब्लड। इसे मैं इरेज कर देता हूं, देखोगे केमिकल कंपोजिशन ऑफ ब्लड, नहीं सॉरी, यूरिन, यूरिन पढ़ रहे हैं ना हम लोग। तो केमिकल कंपोजिशन ऑफ यूरिन, तो यूरिन में मेनली क्या होगा, मेनली तो यूरिया ही होगा, अरे समझ में। और भी दूसरे दूसरे कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंस, कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस भी होते हैं, कहीं कहीं ना कुछ बीमारी भी होते हैं यूरिन से रिलेटेड, तो वहां पे कुछ सर्टेन सब्सटेंस का, जैसे देखो डायबिटीज का केस आपने सुना होगा, तो डायबिटीज के केस में यूरिन में क्या आ जाता है, ग्लूकोज आ जाता है। वैसे ही कुछ एक और बीमारी होता है कीटोन्यूरिया, तो वहाँ कीटोन बॉडीज आ जाते हैं, क्लियर है ना। तो ऐसे ही बहुत सारे डिजीज वगैरह भी होते हैं, लेकिन वो सब हमें यहाँ नहीं पढ़ना है, वो सब आगे क्लास में पढ़ोगे, ठीक है। तो यहाँ हम सिंपल सा इसके कंपोजिशन को लिखेंगे, लिख लेना यहाँ पे, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग contains 95% water and 5% सॉलिड। देखो एक्चुअली नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं, यहाँ लिख लो यूरिन ऑफ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, ठीक है। यूरिन ऑफ ह्यूमन बीइंग कंटेन 95% वाटर और 5% सॉल्यूट्स होते हैं, ठीक है। अब यहीं पे समझो, इट ऑल्सो कंटेन्स certain ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ऑर्गेनिक सब्सटेंस में जैसे तुम्हारा आ जाएगा यूरिया, यूरिक एसिड, etc, एंड सर्टेन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस भी आ जाएंगे। तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में जैसे देखो तुम्हारा आ जाएगा NH3, अमोनिया सॉरी, NH3, आराम समझ में। तो ये क्या हो गया, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हो गया।
तो कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंस, कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ये सबसे मिले होते हैं, ठीक है ना। NH3 और भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, KCl लिख सकते हो, कीटोन लिख सकते हो, इन सब के बारे में बाद में पढ़ लोगे आप, ठीक है ना। बस तुम्हारे लिए सिंपली ये क्या है, तो केमिकल सब्सटेंस है। तो ये आपको समझ में आ गया कि क्या हो रहा है, ये क्या है, तो केमिकल कंपोजिशन ऑफ यूरिन, यानी यूरिन कंसिस्ट ऑफ दीज सब्सटेंसेस। क्लियर है ना। तो ये टॉपिक भी क्लियर हुआ, आगे देखेंगे इसके बाद। ये आपने समझ लिया होगा यहाँ तक। इसके बाद देखो बस एक सिंपल सा प्रोसेस है, इसको याद रखना। और प्रोसेस क्या है, तो मिक्सचुरेशन। मिक्सचुरेशन इज नथिंग बट जस्ट रिमूवल ऑफ यूरिन। रिमूवल ऑफ यूरिन को ही मिक्सचुरेशन बोल रहे हैं, या इसी को तुम यूरिनेशन भी लिख लो ताकि और भी समझ में। यूरिनेशन बोलो, मिक्सचुरेशन बोलो, या शुद्ध हिंदी में सुसु बोलो, है ना, सब कुछ सेम ही है। तो मिक्सचुरेशन क्या है, तो द प्रोसेस ऑफ बस हो गया, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ यूरिन फ्रॉम अवर बॉडी लिख सकते हो। चलो यहाँ एक क्वेश्चन है, बताओगे द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ फेसेस फ्रॉम अवर बॉडी इज कॉल्ड, सोचो। द आंसर इज ईजेशन। फेसेस मतलब पॉटी, है ना, इधर सुसु, सुसु पॉटी। तो ऐसे ही होते हैं मिक्सचुरेशन, और वो क्या होता है, ईजेशन होता है, इंजेशन नहीं, ईजेशन। ईजेशन इस तरीके से, ठीक है ना, दिस इज ईजेशन। चलो ये आपको समझ में आ गया। अब देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं यहाँ पे, उससे क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना, तो उसको ध्यान से समझोगे और वो बिल्कुल समझने का टॉपिक है, देखना है यहाँ पे। और वो है क्या, तो थोड़ा सा एक हार्मोन आएगा यहाँ पे, और हार्मोन वैसे हमें बेसिकली पढ़ने को मिलेगा अगले चैप्टर में, यानी सेकंड चैप्टर में बेसिकली हार्मोन ही तो पढ़ना है, नर्वस सिस्टम और इंडोक्राइन सिस्टम। इंडोक्राइन सिस्टम इज 100% बेस्ड ऑन हार्मोन्स, तो वहाँ हार्मोन्स पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ एक एक्स्ट्रा हार्मोन आ रहा है तो उसे समझेंगे हम जरूर, और उस हार्मोन का नाम है ADH, ठीक है। क्या है, क्या कर रहा है यहाँ पे, सब कुछ देखेंगे एक एक करके, ध्यान से समझना। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म देखते हैं। ADH स्टैंड्स फॉर एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। क्लियर है ना, ADH। इसका दूसरा नाम जो है, चलो इसे यहाँ लिख देता हूँ, ADH, या इसी को बोल रहे हैं वैसोप्रेसिन। क्लियर है ना, आ रहा समझ में। तो ये ADH या वैसोप्रेसिन है। अब इस ADH को मैं यहाँ पे मैंने क्यों लिखा है, जरूर कुछ एक्सप्लेन करना है मुझे, तो ध्यान से समझोगे। देखो ADH बिल्कुल इसे भी याद नहीं करोगे, समझ लोगे, साथ में रहो समझ जाओगे, नहीं तो रटना पड़ेगा। ADH एंटी डाईयूरेटिक, देखो नाम से समझो। डाई मीन्स समझो डाइल्यूट, डाई मीन्स डाइल्यूट, एंटी मतलब दुश्मन, एंटी मतलब दुश्मन होता है ना, तो डाइल्यूट नहीं होना, दैट मीन्स क्या होना, कंसंट्रेटेड होना। आ रहा समझ में, याद नहीं करना पड़ेगा आपको, बस ध्यान से सुनो। एंटी किसका एंटी है, डाई का, मीन्स डाइल्यूट नहीं होने देना है, किसको, तो यूरेटिक मीन्स यूरिन। आ रहा समझ में, इसको ऐसे तोड़ो, डाई मीन्स डाइल्यूट, ऐसे होता नहीं है, मतलब मैं बस समझाने के लिए बोल रहा हूँ। और यहाँ पे समझो यूरिन, तो यूरिन को डाइल्यूट नहीं होने देना है, दैट मीन्स यूरिन को क्या होने देना है, तो कंसंट्रेटेड होने देना है। समझ में आ गया ना। तो एडीएच का यही काम था। एडीएच का काम क्या है कि यूरिन को क्या करता है, कंसंट्रेटेड बनाता है। द क्वेश्चन इज हाउ, ये तो समझ में आ गया ना क्या करता है। अब क्वेश्चन है कैसे करता है, तो कैसे का आंसर भी देखेंगे। पहले क्या बिल्कुल समझ लो एक बार फिर से, ये करेगा क्या, यूरिन को कंसंट्रेटेड बनाएगा, दैट मीन्स उसमें यूरिया के अमाउंट को ना किसी तरीके से बढ़ाने वाला ही है, या फिर यूं कहो कि उसमें से वाटर के अमाउंट को घटाने वाला है ये। तो देखते हैं क्या करता है। तो देखो याद करो आप, यहाँ जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हुआ था, तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में सारे सब्सटेंस तो आ गए थे अंदर, यानी ट्यूब्यूल्स में। अब वहां से क्या हो रहा है, वाटर वगैरह का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए। अगर वाटर रिमूव हो जाए सारा बॉडी से, तो क्या ये एक अच्छी बात है, बिल्कुल नहीं। मैंने एक डायरिया का भी एग्जाम्पल लेके समझाया था आपको, है ना, तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, तो उसे बाहर नहीं जाने देना हमें। क्लियर है ना, बस थोड़ा बहुत ही जितना हमारे बॉडी को चाहिए उसे हमें रखना है, और हमेशा रखना है। तो देखो ये क्या करता है ना, तो यहाँ एक पॉइंट लिख लोगे,
ADH facilitate the reabsorption of water and hence makes the urine कंसंट्रेटेड। आ गया समझ में? यूरिन को क्या करेगा? कंसंट्रेटेड बनाएगा। अब देखो ध्यान से समझना, एडीएच की हो गई है कमी किसी बॉडी में, ध्यान से देखना यहीं पे, अभी समझते रहना, इन्हीं से क्वेश्चन आएगा। क्या हो गया है? एडीएच की कमी, डेफिशिएंसी ऑफ एडीएच, एडीएच की कमी हो गई है, ध्यान से सुनते रहना। तो ये रीअब्जॉर्प्शन जो कर रहा था, ये रीअब्जॉर्प्शन अब करेगा? नहीं करेगा। रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ावा देगा? नहीं देगा। तो बहुत ही कम रीअब्जॉर्प्शन हो पाएगा, और जब रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो क्या होगा? इस बार यूरिन क्या हो जाएगा? यूरिन हो जाएगा डाइल्यूट, क्योंकि देखो एडीएच था तो कंसंट्रेटेड हो रहा था, यहाँ एडीएच की कमी है तो यूरिन क्या हो जाएगा? यूरिन हो जाएगा डाइल्यूट। यूरिन क्या हो जाएगा? तो डाइल्यूट हो जाएगा। अरे समझ में? साथ ही साथ देखो, डाइल्यूट सिर्फ नहीं होगा, यहाँ एक चीज और होगा, उसे भी समझोगे। देखो ध्यान से, हमारे यूरिनरी ब्लैडर ऐसे है, मान लो यूरिनरी ब्लैडर है ये, अब इसमें यूरिन भर रहा है, ठीक है ना, इसमें ऐसे बूंद बूंद करके यूरिन भर रहा है। तो यहाँ पे अब थोड़ा सा सोचोगे, अगर ये कंसंट्रेटेड फॉर्म में भरेगा तो जल्दी भरेगा, कि डाइल्यूट फॉर्म में भरेगा तो जल्दी भरेगा? तो ऑब्वियसली डाइल्यूट फॉर्म में भरेगा ना तो जल्दी भरेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो ही नहीं रहा, तो सारा का सारा वाटर इधर आ रहा है, ध्यान से समझो, तो जल्दी जल्दी आ रहा है ना। आ रहा है समझ में? कि कंसंट्रेटेड होने में तो उसे टाइम लगेगा, वाटर को रीअब्जॉर्ब कर लेगा, फिर बहुत ही थोड़ा सा कंसंट्रेटेड फॉर्म में वो यूरिया आएगा इधर। अब क्या है कि वो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बहुत ही कम हो रहा है, इसने तो फैसिलिटेट किया नहीं, क्योंकि इस बार क्या है, एडीएच की कमी हो गई है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? तो यहाँ पे जो वाटर है वो बहुत ही ज्यादा अमाउंट में आ रहा है इस यूरिन में, क्लियर है ना? यूरिया तो है ही, लेकिन वाटर इस बार क्या है, ज्यादा है, यानी वो डाइल्यूट हो चुका है। तो इस बार क्या होगा, ये जो टैंक है, जो टंकी है, दैट इज यूरिनरी ब्लैडर, ये जल्दी जल्दी भरेगा। अरे समझ में? और अगर ये जिस इंसान में हो रहा है, ये जिस इंसान में ये प्रोसेस हो रहा है, उस इंसान को क्या होगा? तो उस इंसान को मतलब जल्दी जल्दी क्या होगा? यूरिनेशन होगा। अरे समझ में? यानी कि फ्रीक्वेंट यूरिनेशन एट रेगुलर इंटरवल, कि अभी गया टॉयलेट, फिर आधा घंटा हुआ नहीं फिर से टॉयलेट, 15 मिनट हुआ नहीं फिर से टॉयलेट। तो ऐसे केस में क्या होता है? एक बीमारी होता है, इस केस को हम बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। अरे समझ में? देखो डायबिटीज के दो दो कैटेगरीज होते हैं, एक मेलाइटस होता है, एक इंसिपिडस होता है। मेलाइटस पढ़ेंगे हम सेकेंड चैप्टर में, यहाँ क्या पढ़ेंगे? इंसिपिडस। तो क्या होगा? डिफिशियंसी ऑफ एडीएच यूरिन को क्या कर देगा? डाइल्यूट। यहीं पे लिखना, एंड causes frequent urination। frequent मतलब समझ रहे हो ना, जल्दी जल्दी, बार बार, ठीक है। this condition is known as diabetes insipidus। इसको क्या बोलेंगे? डायबिटीज इंसिपिडस। जरूर याद रखोगे, इससे क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा? डायबिटीज इंसिपिडस। किसकी वजह से हो रहा है? तो डिफिशियंसी ऑफ एडीएच। डिफिशियंसी ऑफ एडीएच कॉजेज डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस में क्या हो रहा है? तो ये रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बहुत ही कम हो रहा है, इसलिए क्या हो रहा है? यूरिनरी ब्लैडर जल्दी जल्दी भर रहा है, एंड द पर्सन is undergoing frequent urination। this condition is called diabetes insipidus। एक होता है डायबिटीज मेलाइटस, वो पढ़ेंगे हम सेकेंड चैप्टर में, उसमें ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, ये जरूर याद रखोगे। डायबिटीज वाले पेशेंट, ये भी डायबिटीज वाला ही पेशेंट है, लेकिन अगर इस डायबिटीज वाले पेशेंट का ब्लड टेस्ट करवाओगे तो उसके ब्लड टेस्ट में ग्लूकोज का अमाउंट नहीं मिलेगा तुम्हें, क्लियर है ना? वहां पे ग्लूकोज का अमाउंट नॉर्मल होगा, लेकिन वो वाला डायबिटीज पेशेंट, डायबिटीज मेलाइटस जो दूसरा होता है, चलो मैं यहाँ लिख ही देता हूँ, जो दूसरा होता है ना, वो होता है डायबिटीज
मेलाइटस। तो डायबिटीज मेलाइटस वाले अगर पेशेंट का ब्लड टेस्ट करवाओगे ना, तो वहां ब्लड में क्या, सॉरी यूरिन टेस्ट करवाओगे ना, तो वहां क्या आएगा, यूरिन में ग्लूकोज आएगा। क्लियर है? यहाँ भी यूरिन टेस्ट ही, ब्लड टेस्ट वो मिस्टेक हो गया था। तो यहाँ पे क्या होगा, उसके यूरिन में क्या आएगा, ग्लूकोज का प्रेजेंस मिलेगा, लेकिन यहाँ पे ग्लूकोज का प्रेजेंस नहीं मिलेगा। तो ये था हमारा डायबिटीज इंसिपिडस। और इसी के साथ ना हमारा ह्यूमन का जो एक्सक्रीशन है वो खत्म हो गया। अब एक छोटा सा टॉपिक बचा है प्लांट का एक्सक्रीशन, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, ठीक है? तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर।